Hi guys, welcome back to the Unseen Banker. As I already promised to you guys, I'll be covering a static part of the GS syllabus. So here is the first video for the same. In this video, we are going to discuss the different type of payments, right? Money, check, RTGS, NEFT, UPI, UPI 123 Pay. We will be covering about NPCI, right? So all these topics I'll be covering in this video. So how we are going to cover this video? Like the first video is about these different type of payments, right? In second video, we are going to talk about CRR, SLR, maybe MPC, like Monetary Policy Committee of RBI. So this is how I'm planning to cover all these topics. So the first video is about the different types of payment. So let's start with it. So what is money? मनी को हम सब ने देखा है, हम सब जानते हैं कि मनी क्या होती है. मनी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. आइदर इट्स अ फिएट मनी और इट्स अ लीगल टेंडर. ठीक है. फिएट मनी क्या होती है? कोई भी कॉइन, करेंसी, नोट जिसको किसी किंग ने इशू किया होता है, उसके ऑर्डर से जिसको इशू किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फिएट मनी. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 100 रुपीज नोट. इट इज साइन बाय आरबीआई गवर्नर, राइट? So it was issued by the order of a king or a government, right? So it's a fiat money. But what is legal tender? Legal tender is something which is a fiat money. That means it is issued by the order of a king. Secondly, it is also legally valid for all transactions. मतलब अगर मैं आपसे कुछ लेना चाहूं या आप मुझसे कुछ खरीदना चाहते हो और मैं अगर आपको वो नोट दे देता हूं तो वैलिड होगा. आप उसके बदले मेरे को सामान दोगे, राइट? उसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर. फॉर एग्जाम्पल, हम 1000 रुपीज नोट को हमने देखा है, राइट? डिमोनेटाइज हो चुका है. बट क्या वो फिएट मनी है या एक लीगल टेंडर है? इट्स अ फिएट मनी. वो फिएट मनी क्यों है? क्योंकि इट वाज इशूड बाय आरबीआई. It was issued by the RBI, but it's not a legal tender right now. Why it is not a legal tender? Because it is not legally valid for all transactions. You can't use it. I can't use a 1000 rupees note now to buy something, right? इसमें ही हम अगर आगे बढ़ते हैं तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज लिमिटेड लीगल टेंडर. आप लोगों ने काफी शायद वीडियोस देखी होंगी जोक के फॉर्म में, पीपल डू इट, कि वो 1 रुपीज के बहुत सारे कॉइन्स लेकर जाते हैं और कहते हैं कि आई वांट टू बाय दिस कार, और मैं 1 रुपीज के कॉइन आपके सामने रख रहा हूं, अब आप इसको काउंट कर लो एंड जस्ट गिव मी द कार. बट इट डजंट वर्क लाइक दैट. Coinage Act 2011 says that coins of rupees 1 and above can be used to pay just 1000 rupees. You can't pay more than 1000 rupees from coin of worth 1 and above. For 50 पैसा coins, it is up to rupees 10 only. So आप ऐसा नहीं जा सकते कि मैं 1001 रुपये आपको देने वाला हूँ और आप मुझे कुछ सामान दे दो. नहीं, you can't pay it through the coins. You have a maximum value of 1000 rupees here, right? Below 50 paisa coins, they are already been withdrawn in 2011 by the government. What is unlimited legal tender? So RBI Act of 1934 section 26 says every bank note can be used for settling any amount of debt in India. यानी कि आप कितने भी 100 रुपीज के नोट, 10 रुपीज के नोट, 20 रुपीज के नोट, कोई भी डेट है आपकी, आप कुछ भी परचेज करना चाहते हो, आप उससे पे कर सकते हो. So that's why bank notes are unlimited legal tender. Just remember that. रियलिटी क्या है बट एक्चुअल में? रियलिटी है कि फाइनेंस एक्ट 2017 आया था. वो कहता है कि आप 2 लाख रुपीज से ज्यादा कैश में किसी को पे नहीं कर सकते. दो वी नो दैट बैंक नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर, बट दे कांट बी यूज टू पे मोर देन रुपीज 2 लाख. वाई इट वॉज डन? ताकि हम लोग ब्लैक मनी को रोक सकें सिस्टम में, राइट? तो फाइनेंस एक्ट आया, उसने बोला कि 2 लाख रुपए से ज्यादा आप पे नहीं करोगे कैश में. सो दैट्स द रियलिटी राइट नाउ, राइट? अब हम बैंक नोट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिटन ऑन द बैंक नोट्स. 17, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड हिंदी. जो स्केड्यूल 8 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं, बट बैंक नोट्स पर सिर्फ 17 लैंग्वेजेस हैं. सो इसको याद रखिएगा. गुड टू नो स्टफ. आरबीआई का मनी ऐप. इफ यू आर विजुअली हैंडीकैप्ड, आरबीआई ने मनी ऐप निकाला है फॉर दोज पर्सन हु आर फ्रॉम वीएच कैटेगरी, ताकि वो लोग बैंक नोट्स को रीड कर सकें, ताकि उन्हें पता हो कि वो कौन से बैंक नोट को टच कर रहे हैं. सो आपको पता होना चाहिए. इट कैन कम इन द स्टैटिक वाला क्वेश्चन आपके साथ कि मनी ऐप क्या है, तो वहां पे आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ठीक है, मनी ऐप का काम ये है, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2000 रुपीज नोट.
क्या वो एक लीगल टेंडर है या वो एक फिएट मनी है? काफी काफी एक इंटरेस्टिंग सा केस स्टडी है 2000 रुपीज नोट की। सो इट्स एक्चुअली अ लीगल टेंडर। बैंक ने कहा है, आरबीआई ने, दे इशूड इट कि ऑब्वियसली इट्स अ फिएट मनी, राइट? इट वाज इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ आरबीआई गवर्नर। उसने वो साइन किया है। बट क्या वो लीगल टेंडर है? इट्स अ लीगल टेंडर। आरबीआई कहता है कि इट्स अ लीगल टेंडर, वी हैव नॉट डिमोनेटाइज द रुपीज 2000 रुपीज नोट, we have not demonetized the 2000 rupees notes, we are only telling you to give us back। आप इसको आज भी यूज कर सकते हो कुछ ट्रांजेक्शन करने के लिए, बट लोग यूज नहीं कर रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी कॉट, राइट? बट वो आज भी एक लीगल टेंडर है। तो आपको पता होना चाहिए कि लीगल टेंडर और फिएट मनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि शायद ये आपके इंटरव्यू में भी काम आ जाए। हो सकता है ये आपके अभी जीए के स्टैटिक में ये वाला क्वेश्चन ना आए, बट फॉर इंटरव्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए, दे कैन आस्क यू दिस, राइट? ऐसे ही अब हम जाते हैं चेक्स पे। व्हाट इज चेक? मैं जितना भी आपको इस वक्त पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन में भी काफी काम आएगा। सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको बैंकिंग वाला भी जो जी आप करने वाले हो स्टैटिक उसमें ही काम आएगा, ये आप जो भी पढ़ रहे हो ना, ये सब आरबीआई में ही काम आएगा। तो चेक के बारे में बात कर लेते हैं। चेक के अंदर थ्री पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। अब आप ये पूछोगे कि यार ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है और पेई कौन होता है? ड्रॉअर होता है सेंडर, ठीक है? मतलब मान लीजिए मैंने एक चेक है, आई इशूड अ चेक, आई रोट योर नेम लाइक टू पे टू एक्स वाई जेड, right? And the bank name is maybe PNB. Okay, so what will happen here is PNB is a drawee. It's a bank जहां से वो पैसे निकालने वाले हैं। What is pay? Pay आप हो, XYZ person is pay। Drawer, drawer मैं हूं क्योंकि मैंने वो चेक साइन किया है, राइट? सो आई एम अ ड्रॉअर। स्टील चेक क्या होता है? स्टील चेक वो चेक होता है विच हैज नॉट बीन विड्रॉन इन 3 मंथ्स। अगर आप 3 मंथ्स तक किसी चेक को विड्रॉ नहीं करोगे, उसके ऊपर जो डेट लिखी होती है, इट बिकम्स अ स्टील चेक। दिस वाज अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड टू मी बाय द इंटरव्यू बोर्ड कि व्हाट्स अ स्टील चेक। ठीक है, तो आप, इट्स अ गुड टू नो स्टफ। आपको पता होना चाहिए कि चेक के पार्ट्स क्या होते हैं और चेक के अंदर स्टील चेक क्या होता है, राइट? व्हाट इज आईएफएससी? आईएफएससी इज नोन एज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आई नो, शायद काफी लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है। इट्स अ 11 अल्फा न्यूमरिक नंबर। सो what it does is it identifies the bank branch, like pin code you have, right? You have pin code for your city. In the same way, there is a 11 alphanumeric numbers which are used to identify the bank branch. Then MICR. MICR is magnetic ink character recognition. What it is called is magnetic ink character recognition. It's a 9-digit code written in iron oxide ink. ओके, तो ये क्या करता है? ये ऑटोमेटिक क्लियरेंस करता है चेक का। 9 डिजिट्स आपको नीचे लिखी हुई मिल जाएंगी अपने चेक के, तो ये ऑटोमेटिक क्लियरेंस के लिए काम आता है। जस्ट नो दैट कि इट्स अ मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकॉग्निशन, इट्स ऑफ 9 डिजिट्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे थोड़ा आरबीआई ने कुछ चेंजेस लेकर आए हैं। दे हैव ब्रॉट इन पॉजिटिव पे मैकेनिज्म हियर, so you should know what is check truncation system, and it will help you understand what is positive pay mechanism also and how the check is cleared by a bank. Okay, so what happens in check truncation system? For example, there is a check. Okay, there is a PNB check and I issued this check to you. Okay, देन आपका जो अकाउंट है ना वो बीओबी में है, इट्स इन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आप जाओगे, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, तो आप मेरा जो मैंने आपको चेक दिया है, यू विल गो देयर इन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यू, द बैंक ऑफ बड़ौदा विल स्कैन दैट चेक। ओके, एंड देन दे विल सेंड इट टू पीएनबी। नाउ पीएनबी को जब ये वो चेक सेंड कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम। पुराने टाइम में क्या होता था, बीओबी के पास जो चेक्स आते थे, फिर वो लोग कलेक्ट करते थे चेक्स को, फिर वो उसको पीएनबी को पोस्ट करते थे। पीएनबी विल से कि या इट्स अ ट्रू चेक, हमारे यहाँ का चेक है, दे विल रिलीज द मनी, दे विल सेंड इट बैक अगेन टू बीओबी एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो आरबीआई ने क्या किया, थ्रू एनपीसीआई, एनपीसीआई ने उनके लिए चेक ट्रंकेशन सिस्टम बनाया है। सो उसमें क्या होता है कि बीओबी डायरेक्टली स्कैन करता है, पीएनबी के पास जाता है, पीएनबी वेरीफाइज इट एंड द मनी इज रिलीज्ड। वो मनी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। अभी आरबीआई ने एक नई चीज लेकर आया, आरबीआई बॉट इन पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। व्हाट इज पॉजिटिव पे मैकेनिज्म? मैंने आपके लिए चेक काटा,
मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट टेक अ पिक ऑफ दिस चेक, ओके, आई विल टेक अ पिक ऑफ दिस चेक एंड आई विल अपलोड इट इन द पीएनबी का ऐप। ओके, अब क्या होगा कि पीएनबी के पास जैसे ही आप लेकर जाओगे बीओबी के पास, पीएनबी के पास ही चेक आएगा, पीएनबी उस ऐप में से चेक को वेरीफाई कर लेगा कि हाँ मैंने चेक एक्चुअल में इशू किया है एंड इट इज अ राइट पिक्चर। ओके, एंड देन इट विल इशू दैट चेक कि ठीक है, आई एम रिलीजिंग द मनी टू यू एंड यू कैन पे इट टू योर कस्टमर। सो इससे क्या होता है कि आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा अच्छे से इंक्रीज हो गई। पहले क्या होता था, पीएनबी वालों के पास अगर मान लीजिए चेक आता है तो वो लोग क्या करेंगे, वो कस्टमर को कॉल करेंगे कि आप बताइए कि आपने चेक करा है कि हम इसका पेमेंट कर दें। सो पहले ये होता था, अब क्या होता है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में यू कैन जस्ट यूज ऐप और वहां पे आप फोटो लेते हो और वो उनको मिल जाती है और वो वेरीफाई करते हैं, मनी रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अगर वो मैच नहीं होगा तो ऑब्वियसली चेक विल बी रिजेक्टेड बाय द बैंक। इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। इसको आप बिल्कुल याद रखना। ये आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, इज इट रिलेटेड टू चेक, इज इट रिलेटेड टू समथिंग एल्स। तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में थोड़ा मदद मिल जाएगा, राइट। ये जो दोनों जो हैं, सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम एंड पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, बोथ आर मेड बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है इसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग बात करते हैं आरटीजीएस की, नेफ्ट की और आईएमपीएस की। आपने ये तीनों चीजें काफी बार सुनी होंगी। जब आप शायद आपने मनी ट्रांसफर किया होगा, जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो मे बी तब आपने एनईएफटी किया होगा, या आपके पेरेंट्स ने आपसे बोला होगा कि बेटा एनईएफटी कर दो या आरटीजीएस करने जाना है ना। आपने ये सब चीजें सुनी होंगी अपनी लाइफ में, बट ये होती क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे, इसकी क्या लिमिट होती है और ये कब अवेलेबल होती है। हम इन तीनों चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आरटीजीएस क्या होता है? आरटी अच्छा मैं ये बता देता हूँ कि आईएमपीएस जो है वो एनपीसीआई लेकर आया है, और जो आरटीजीएस एनईएफटी है ना, ये आरबीआई के हैं। आरबीआई सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम बोलते हैं इनको। सो ये सारे बैंक्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, राइट। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आप अपने बैंक की वेबसाइट पे जाते हो, आप वहां से कहते हो कि यार मैं 2 लाख रुपए ट्रांसफर करना चाहता हूँ एंड दिस एंड दैट इज द अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड उस अकाउंट का ये है। यहाँ पर इंस्टेंट सेटलमेंट होता है, आप जैसे ही ट्रांसफर करोगे ना वो एकदम सेटलमेंट हो जाएगा। इसकी लिमिट क्या है? बट 2 लाख से लेकर 2000 करोड़ तक ही आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब एनईएफटी पर आते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यहाँ पर लिमिट सिर्फ 10 लाख तक की है। ठीक है, और यहाँ पे जो सेटलमेंट होता है ना वो इंस्टेंट नहीं होता, हर 30 मिनट्स में होता है। मतलब बैंक के पास ना हर 30 मिनट्स में बैंक सेटल करता है इसको और वो दूसरे बैंक में वो ट्रांसफर कर देता है अमाउंट को। यहाँ पे इंस्टेंट सेटलमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये पहले ना वीकडेज पर होता था, सिर्फ ये भी पहले से वीकडेज पर होता था, बट आफ्टर दैट आरबीआई ने अपने इशू ऑर्डर ऑर्डर इशू किए और वो अब 24/7 होती हैं दोनों चीजें। अब हम बात करते हैं एनपीसीआई के आईएमपीएस की। इट्स इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो यहाँ पे ना ₹1 से लेकर आप मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक ट्रांसफर कर सकते हो। इट्स एन इंस्टेंट सेटलमेंट अगेन, और ये भी 24/7 होता है। अब आप जो यूपीआई करते हो ना, आप सबने करा है, यूपीआई सब यूज करते हैं। यूपीआई इज बेस्ड ऑन आईएमपीएस। एनपीसीआई ने आईएमपीएस को ही यूज कर कर यूपीआई का बनाया है। ठीक है, अब हम एनपीसीआई के बारे में पढ़ते हैं, ये एक्चुअल में है क्या। व्हाट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? इट वाज फॉर्म्ड इन 2008, है ना। ओरिजिनली 10 बैंक्स थे जिन्होंने इसको बनाया था विद 100 करोड़ कैपिटल। बाद में पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे, दे ऑल्सो बिकेम द शेयर होल्डर ऑफ एनपीसीआई। इन लोगों ने ही यूपीआई बनाया है ना। इट इज बेस्ड ऑन आईएमपीएस। तो आप क्यूआर स्कैन करते हो। अब आपको पता होना चाहिए यूपीआई की लिमिट्स क्या है। हम लोग 1 लाख लिमिट तो जानते हैं, हम सबको पता होता है कि यूपीआई की 1 लाख लिमिट है, उससे ज्यादा हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते पर डे। बट यूपीआई की दो डिफरेंट लिमिट्स भी होती हैं। एक होती है 2 लाख की लिमिट और एक होती है 5 लाख की लिमिट। 2 लाख की लिमिट आप फी पेमेंट के लिए यूज करते हो। अगर आपको लोन का रीपेमेंट करना है या फी पेमेंट करनी है, फॉर दैट इट इज 2 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज अगर आप आईपीओ खरीदते हो। व्हाट इज आईपीओ? है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कभी आप शेयर्स लेते हैं कभी किसी कंपनी के, जब वो पहली बार लिस्ट हो रही होती है शेयर मार्केट में, उसको हम आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ लेने के लिए आपको पैसे लगाने होते हैं शेयर मार्केट में, तो उसकी लिमिट 5 लाख रुपीज रखी हुई है। अगर ऐसे ही आपको जीसेक लेना है, जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम रिटेल डायरेक्ट स्कीम। रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे कि व्हाट इज रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड हाउ डज इट वर्क। बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह हम उसमें ही बात करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी आप 5 लाख की लिमिट होती है। मेडिकल या एजुकेशन सर्विसेज अगर आप ले रहे हो, फॉर दैट ऑल्सो देयर इज अ 5 लाख लिमिट।
Similarly, NPCI has also made 123 Pay. आपने शायद सुना होगा इन न्यूज ऑल्सो कि व्हाट इज यूपीआई 123 पे। सो ये इट इज यूज ऑफ फीचर फोन्स। फीचर फोन्स मतलब बेसिक फोन्स। अब काफी ज्यादा विलेजर्स होते हैं या फिर फार्मर्स होते हैं जिनके पास एक स्मार्टफोन नहीं है। सो दे कैन यूज देयर फीचर फोन, दे कैन जस्ट डायल 99 हैश और उनको फिर आईवीआर आएगा एंड विद द हेल्प ऑफ दैट दे कैन ट्रांसफर द मनी। सिमिलरली दे हैव आल्सो मेड यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट क्या होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट से कुछ मनी अपने यूपीआई लाइट वॉलेट के अंदर ऐड कर दो स्मार्टफोन में। ओके, एंड उसके बाद आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन। यहाँ पे भी ना गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए थे, दे चेंज द लिमिट फॉर दैट। और ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आईबीपीएस से पूछा गया था कि व्हाट्स अ न्यू लिमिट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूपीआई लाइट और 123 पे क्या क्या है, तभी आप ये कर भी पाते। सो यूपीआई लाइट की जो पर ट्रांजेक्शन लिमिट है ना, वो 1000 रुपीज कर दी गई है अब, कि आप 1000 रुपीज तक पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आप वॉलेट के अंदर 5000 रुपीज तक लोड कर सकते हो एक बार में, है ना। फॉर यूपीआई 123 पे इट इज 10,000 रुपीज। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूपीआई लाइट एक्स, जिसको आप विदाउट इंटरनेट चलाते हो यूजिंग एनएफसी। एनएफसी क्या होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये आपके स्मार्टफोन्स में होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक एनएफसी चिप है और यहाँ पे मेरे पास एक एनएफसी रीडर है। तो यहाँ से मैं इसको रीड कराऊंगा अपने फोन से और मेरा डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा मनी का। और लेकिन इसमें क्या है कि आपको ऑनलाइन आना होगा विद इन 4 डेज फॉर द डेटा सिंक्रोनाइजेशन, ताकि यूपीआई को पता चल जाए कि आपके कितने मनी आपके कितने अकाउंट से गए हैं और कितने आए हैं आपके पास। नाउ अनदर टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज प्रोजेक्ट नेक्सस। ये वाला अगेन आईबीपीएस के अंदर पूछा था। ठीक है, सो व्हाट इज प्रोजेक्ट नेक्सस? इट इज डिजाइन बाय द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट यू शुड रिमेंबर दैट इट इज इन स्विट्जरलैंड। जितना भी टू एंड फ्रो होता है बैंक्स के बीच में, मान लीजिए बैंक ऑफ अमेरिका है, इट्स इन यूएस से, यहाँ पे पीएनबी है इंडिया में, ठीक है, यहाँ से कुछ भी अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है तो वो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के थ्रू होता है। आपने शिफ्ट सुना होगा, मे भी नहीं सुना होगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके बारे में बात करेंगे शिफ्ट क्या होता है। तो वो सब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने ही बनाया है। प्रोजेक्ट नेक्सस भी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस का ही एक चाइल्ड है। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि प्रोजेक्ट नेक्सस के अंदर इंडिया की तरफ से आरबीआई, बाकी मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन चारों एशियन साउथ ईस्ट नेशंस के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, इन लोगों को जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यहाँ हमारे इंडिया के यूपीआई को इन चारों कंट्रीज के फास्ट पेमेंट सिस्टम से जोड़ेंगे, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है वो सिर्फ 60 सेकंड्स के अंदर करा जा सके। सो दिस इज प्रोजेक्ट नेक्सस। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन आया था आईबीपीएस के अंदर कि उन्होंने ये तीनों कंट्रीज दे रखी थी, साथ में यूएई दे रखा था, एंड देन दे आस्क्ड कि कौन सी कंट्री प्रोजेक्ट नेक्सस का पार्ट नहीं है। तो आपको पता होता, अगर आपने पढ़ा होता, कि प्रोजेक्ट नेक्सस के अंदर यूएई नहीं आता, राइट। अब हम एनपीसीआई के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम थोड़े से और इनिशिएटिव जान लेते हैं कि एनपीसीआई ने और क्या क्या बनाया है ना। हर चीज आरबीआई नहीं बनाती। आपको ऐसा लगेगा कि रुपे भी आरबीआई ने बनाया होगा, शायद नहीं, ऐसा नहीं है। रुपे इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ एनपीसीआई। इट्स अ पेमेंट गेटवे, यू ऑल नो, वी ऑल हैव रुपे कार्ड्स, ठीक है, आजकल तो हम उसको यूज करते हैं। इट्स अगेन अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ एनपीसीआई। बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जैसे आप अपने फोन्स में यूज करते हो, फोन पे यूज करते हो मान लो आप, ठीक है, एंड यू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो आपका बिल ऑटोमेटिकली आपके फोन पे पर आता है ना, वो इसका कमाल है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम का। तो आपके जितने भी यूटिलिटी बिल्स पे होते हैं वो बीबीपीएस के थ्रू होते हैं। नाउ वी यूज फास्ट टैग इन अवर कार्ड्स, राइट। सो इट इज डन थ्रू नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। इट इज ऑल्सो मेड बाय एनपीसीआई। देन एनएफसी, नेशनल फाइनेंस स्विच, ये शायद आप पहले बार पढ़ रहे हो, बट मैं आपको बताता हूँ कि ये कितनी कमाल की चीज है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। सो व्हाट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच? एटीएम्स को वर्क करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप एक एटीएम से पैसे निकालते हो, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में से डायरेक्टली कट जाते हैं। वो सब कैसे पता चलता है बैंक अकाउंट में कि यहाँ से कटने चाहिए? मान लो आप पीएनबी के एटीएम से निकाल रहे हो पैसे, ठीक है, आपका लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट था, तो कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के उसमें से डेबिट हो गए? इट्स वर्क ऑफ नेशनल फाइनेंशियल स्विच। नेशनल फाइनेंशियल स्विच के अंदर एटीएम भी तीन टाइप के होते हैं। वन इज बैंक लेबल, सेकेंड वाज ब्राउन लेबल, थर्ड इज व्हाइट लेबल। बैंक लेबल वो एटीएम्स होते हैं जो बैंक खुद ओन करता है और खुद ही ऑपरेट करता है। मान लो आप एसबीआई के एटीएम में जाते हो और वो एसबीआई खुद चला रहा है, वहां पे कैश भी वही लोग फिल करते हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, तो इट इज अ बैंक लेबल। ब्राउन लेबल क्या होता है?
जहां पर बैंक का तो है बट ऑपरेशन आउटसोर्स है। मान लीजिए कोई भी एसएसआई, कोई भी सिक्योरिटी एजेंसीज है, उसको उन्होंने ऑपरेशन आउटसोर्स कर रखा है कि यू जस्ट गो एंड फिल द अमाउंट इन दोस एटीएम्स। दैट इज ब्राउन लेबल। व्हाइट लेबल दैट इज नॉन बैंक ओन एंड ऑपरेट, लाइक मुथूट फाइनेंस के एटीएम्स हैं। वो उनके खुद के नहीं है, ना वो किसी, वो उस किसी बैंक ने कोई ओन नहीं करता उनको, ना वो ऑपरेट करता है, मुथूट फाइनेंस खुद करता है। सो दीज आर व्हाइट लेबल। ये सब एनएफएस पर वर्क करते हैं। ओके, नाउ अनदर थिंग विच दे मेड, एनपीसीआई मेड इज ई रूपी। ई रूपी क्या होता है? गवर्नमेंट के पास एक प्रॉब्लम आई कि हम लोग जब, मान लीजिए स्कूल चिल्ड्रन है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान है गवर्नमेंट का, स्कूल चिल्ड्रन है, वो उनको देना चाहते हैं 10,000 रुपीज कि आप स्कूल शूज और बैग ले सकते हो इससे, ठीक है। उसके लिए उन्होंने ई रूपी बनाया। इस ई रूपी में क्या होगा कि जैसे ही उसके पास 10,000 रुपीज आएंगे, वो बंदा किसी भी शॉप पर जाएगा, वहां पर जाके इस ई रूपी से डेबिट करा लेगा अपने 10,000 रुपीज में से जो भी उसको शूज चाहिए या बुक्स चाहिए। इससे पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट क्या करती थी कि गवर्नमेंट पैसे देती थी स्टूडेंट्स को, और उनके फादर्स या फिर मतलब उनके फैमिली मेंबर्स उसको अल्कोहल वगैरह लेने के लिए यूज कर लेते थे। अब गवर्नमेंट ये नहीं चाहती ऑब्वियसली, तो उन्होंने एनपीसीआई से बोला, एनपीसीआई ने ई रूपी बनाया। ई रूपी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसे बैंक और नॉन बैंक दोनों सेल कर सकते हैं, और इसकी मैक्सिमम 1 लाख की लिमिट होती है। अनदर थिंग विच एनपीसीआई मेड इज नाच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब आपने सुना होगा नाच मैंडेट, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ क्या होता है ये। सो मान लीजिए यू बाय एन इंश्योरेंस स्कीम, ओके, एंड यू हैव टू पे अ ईयरली प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट ईयरली। तो आपको हर बार 12,000 रुपीज पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट गिव अ NACH मैंडेट टू दैट इंश्योरेंस कंपनी, फॉर एग्जाम्पल LIC। यू गिव अ NACH मैंडेट और LIC अपने आप आपके बैंक अकाउंट से 12,000 रुपीज डेबिट कर लेगा एवरी ईयर, ठीक है। सो दिस इज नोन एज NACH, नाच। इसके अलावा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, अगेन ये आरबीआई ने बनाया है टू स्टॉप बिटकॉइन, है ना। बिटकॉइन के अगेंस्ट वो नहीं चाहते कि बिटकॉइन चले मार्केट में, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, वी ऑल नो दैट। बिकॉज डार्क मार्केट, डार्क नेट और इन सब जगह पे गलत चीजों के लिए यूज होता है बिटकॉइन। सो दे हैव मेड दिस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इट इज अगेन इन द अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू उन्होंने इसको बनाया है। इसका सिंबल ये है, एंड इट्स ऑल्सो लीगल टेंडर। लीगल टेंडर है मतलब फिएट मनी है, क्योंकि इसको आरबीआई की गवर्नर ने ही बोला है बनाने के लिए, प्लस इसको आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो, आप इससे पेमेंट कर सकते हो। सो इट्स अ लीगल टेंडर, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। मैंने थोड़ी फास्ट जाने की कोशिश की है ताकि आपका ज्यादा टाइम भी ना लगे और आपके मोस्टली स्टैटिक का सिलेबस कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट वाले जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे सीआरआर के बारे में, एसएलआर के बारे में, थोड़ा बैंकिंग के अंदर ज्यादा घुसेंगे, जो भी बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं। एसएलआर वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, पूछा था उन लोगों ने, है ना। इट्स अ बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन, तो वो स्टैटिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके इंटरव्यू के लिए भी काम आएंगे, आपके आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में भी काम आएंगे अगर आप वो देना चाहते हो। ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू, ठीक है। और ये आपके बाकी एग्जाम में तो भी काम आने ही वाले हैं आईबीपीएस पीओ के। सो बाकी आप मुझसे कनेक्टेड रहो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका आंसर करने की। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ इन लेक्चर्स में, इफ यू वांट समथिंग व्हिच कैन बी इम्प्रूव्ड, डू कमेंट, and I'll try to incorporate those in the future videos. Thank you so much for watching, and work hard. All the best.